Hello friends, welcome to my channel. As you know, in last video we have covered Age of Chaucer. तो इस वीडियो में हम चौसर के जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी रहे हैं चौसर के टाइम पे, जॉन गोवर, उनके बारे में देखते हैं। ये चौसर के बहुत क्लोज थे और इन्होंने अपने वर्क 3 लैंग्वेजेस में लिखे, फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश। तो सबसे फर्स्ट वर्क जो हम इनका देखते हैं, मिरर डी लियोम। ये वर्क इन्होंने फ्रेंच में लिखा था और ये एक तरह से कमेंट था मैरिज के ऊपर। नेक्स्ट था उनका वर्क द वॉक्स क्लेमेंटेंस। ये एक टाइप की ड्रीम अलेगरी है जो कि लैटिन में लिखी है एंड इट डील्स विद द पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381। तो ये जो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था 1381 में, इसमें उसी के बारे में चर्चा की गई है इसमें। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चंस पुट किया जा सकता है कि जॉन गोवर की किस वर्क में पीसेंट रिवॉल्ट की चर्चा की गई है, तो दैट इज़ वॉक्स क्लेमेंटेंस। तो एक तरह से ये क्रिटिसिज्म था उस टाइम की सोसाइटी पे, उस टाइम के लोगों पे, जिनकी वजह से ये पीसेंट रिवॉल्ट हुआ था। तो ये एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस है। नेक्स्ट वर्क है उनका द कन्फेशियो अमेंटिस। ये टेल्स की कलेक्शन है जो कि इंग्लिश में लिखी थी उन्होंने और ये ऑटोसाइलेबिक कपलेट में लिखी गई है एंड इसमें लवर्स का कन्फेशन है इसमें। और इसके बारे में द कन्फेशियो अमेंटिस के बारे में हम और देख लेते हैं कि इसको रिचर्ड सेकंड की रिक्वेस्ट पे लिखा था उन्होंने और इसकी 8 बुक्स हैं। और इसमें एक ओल्ड मैन है जो कन्फेशन करता है अपनी लव लाइफ के बारे में, वीनस के साथ जो उसकी लव लाइफ थी उसके बारे में कन्फेशन कर रहा है और इसमें 112 टेल्स हैं इसमें। तो जॉन गोवर का जो वर्क है द वॉक्स क्लेमेंटेंस, इससे प्रभावित होकर चौसर ने उसको मॉरल गोवर कहना स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्क से प्रभावित होकर चौसर ने जॉन गोवर को मॉरल गोवर कहा था। तो दैट इज़ द वॉक्स क्लेमेंटेंस, जिसमें कि उन्होंने पीजेंट रिवॉल्ट के बारे में चर्चा की है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो उनकी कंटेम्प्रेरी रहे हैं। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये माइनर से कंटेम्प्रेरी रहे हैं। इनको फर्स्ट स्कॉटिश पोइट भी कहा जाता है और इनका जो वर्क है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, ब्रूस, जो कि 1375 में लिखा गया और इट कंपोज्ड इन 20 बुक्स। इनको 20 बुक्स में डिवाइड किया गया। थर्ड है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विलियम लैंगलैंड। तो इनका जो टाइम स्पैन रहा है वो 1332 से 1400 के बीच में रहा है एंड इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो हमें नहीं मिलता जानने के लिए, बट ही रिफर्स हिमसेल्फ एज अ विल इन हिज पोइम। ये अपने आप को अपने पोइम्स में अपने आप को विल से रिप्रेजेंट करते थे। और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है जो रहा है वो है पियर्स प्लोमैन, जो कि 1962 में लिखा गया एंड इट इज़ एन इम्प्रेसिव एलेगोरिकल प्रोज। ये एक एलेगोरिकल प्रोज था इनका जिसको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट में इसमें विज़न है पियर्स का एंड सेकंड पार्ट में इसमें द सीरीज ऑफ विज़न है दैट इज़ कॉल्ड डू वेल, डू बेट, डू बेस्ट, मतलब डू वेल, बेटर एंड बेस्ट। इसके साथ सेकंड पार्ट को ख़त्म किया गया है एंड इट इज़ रिटन इन 7 पासेस। 7 व्हाट इज पासेस? पासेस मीन्स पार्ट्स। तो इंग्लैंड में उस टाइम पे चौसर के टाइम पे जो पार्ट्स थे उनको पासेस बोला जाता था। तो इस वर्क की स्टार्टिंग जो होती है इसमें पोइट बताता है कि मई का महीना है और मेलबर्न हिल में जो ऑथर है वो सो जाता है और एक ड्रीम देखता है जिसमें कि वो फील्ड देखता है फुल ऑफ फॉग। और फिर वो 5th पासेस में क्या होता है कि पोइट जाग जाता है और फिर से दोबारा से सो जाता है और उसको फिर ड्रीम में 7 डेडली सिंस दिखते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 7 डेडली सिंस हैं वो प्लोमैन के किस पार्ट में से लिए गए हैं, किस में रिवील किए गए हैं। तो दैट इज़ 5th पार्ट।
तो इसमें इसको एल्गोरिकल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये 7 डेडली सिंस कौन से हैं इनको देखते हैं हम। प्राइड, लग्जरी, एनवी, रोथ, अवेरिस, ग्लटनी एंड स्लॉथ। तो इन्हीं 7 डेडली सिंस के टाइम पे, इनके विवरण के टाइम पे जो पियर्स प्लोमैन है वो दिखता है हमें, और 6th पार्ट में फिर वो कहता है कि हम लोगों को ट्रुथ की ओर गाइड करेंगे। तो लास्ट में पोइट जग जाता है ईस्टर बेल की आवाज़ सुन के। तो नेक्स्ट 4th कंटेम्प्रेरी राइटर जो है वो है जॉन विक्लिफ, जो कि 1324 से 1384 के बीच में इनका लाइफ स्पैन रहा। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो फर्स्ट मैन है जिसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी बोला जाता है और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी बोला जाता है। And he translate the gospel and much more of the New Testament. इन्होंने न्यू टेस्टिमेंट और गॉस्पेल को ट्रांसलेट किया, and the rest was finished by his follower, especially by Nicholas of Hereford. तो विक्लिफ ने ट्रांसलेट तो किया बट इसको कंप्लीट उनके एक फॉलोअर्स निकोल्स ने किया था। तो इनके जो फॉलोअर्स होते थे उनको लोलार्ड्स कहा जाता था। तो नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी उनके जॉन मैंडेविल। ये एक तरह से ट्रैवलर थे एक, और इनकी जो रचना है वो थी वॉइस एंड ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेविल इन 1336, जो कि मिडलैंड डायलैक्ट में लिखी गई। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी आते हैं वो है थॉमस हॉकलीव। इनको थॉमस ऑकलीव भी कहा जाता है, और इनका लाइफ स्पैन जो है वो 1367 से 1426 के बीच में रहा। और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। तो ये वर्क जो था उनका, इसको उन्होंने डेडिकेट किया था इंग्लैंड के 5th हेनरी 5th को इन्होंने डेडिकेट किया था। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उनका ला मेला रेगल, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी रहे हैं उनके लिंड गेट, जिनका लाइफ पीरियड 1370 से 1451 तक रहा, और ये मॉन्क भी थे और पोइट भी थे। तो इनके मेजर वर्क हम देखते हैं। फर्स्ट है ट्रॉय बुक, जिसमें कि 5 बुक्स हैं इनके, और ये लॉन्गर मोरलिस्टिक वर्क है उनका। नेक्स्ट है सीज ऑफ थेबिस। इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू चौसर्स कैंटरबरी टेल। ये जो चौसर की कैंटरबरी टेल है उसका रिस्पॉन्स है ये वर्क उनका। नेक्स्ट है फॉल ऑफ प्रिंसेस। ये एक लॉन्ग पोइम है एंड इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच वर्क ऑफ वोकेशियो। जो वोकेशियो का फ्रेंच वर्क है उसी का ये एक ट्रांसलेशन है, एंड ये राइम रॉयल में लिखा गया है, एंड इट टेल्स अबाउट ए लाइव्स and tragic death of many historical and legendary person. नेक्स्ट वर्क है उनका द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, जो कि मॉडल्ड है चौसर के बुक द डचेस के ऊपर मॉडल्ड है, द बुक ऑफ डचेस पर। नेक्स्ट है द टेम्पल ऑफ ग्लास। तो ये वर्क उनका हाउस ऑफ फेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द फ्लावर ऑफ कर्टसी, जो कि फॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रीजन एंड सेंसुअलिटी। ये एक एल्गोरिकल वर्क है। तो ये तीनों वर्क उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, टेम्पल ऑफ ग्लास, द फ्लावर ऑफ कर्टसी एंड रीजन एंड सेंसुअलिटी। तो जो लिंडगेट है उनको पोइट पाल ऑफ चौसर भी कहा जाता है। तो आपने लिंडगेट और थॉमस हॉकलीव इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि ये उनके बेसिक फॉलोअर्स कहे जाते हैं, बेसिक कंटेम्प्रेरी कहे जाते हैं, क्योंकि इनका जो वर्क है वो चौसर के अराउंड ही घूमता है। तो नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वो है जेम्स फर्स्ट, जो कि किंग भी थे और पोइट भी थे अमंग द स्कॉटिश पोइट्स। एक स्कॉटिश किंग थे ये और लिखते भी थे। इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है किंग स्क्वायर, जो कि इन्होंने राइम रॉयल में कंपोज्ड किया था। नेक्स्ट हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं चौसर के टाइम की। तो फर्स्ट है 1338, जिसमें कि 100 ईयर्स वॉर स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट 1348 से 1349 तक ब्लैक डेथ का पीरियड आता है, एंड 1377 में विक्लिफ एंड लोलार्ड बिगन रिफॉर्मेशन इन
इंग्लैंड। नेक्स्ट है 1381 जिसमें कि पेजेंट रिबेलियन हुआ था, एंड 1356 जिसमें कि मैंडविल्स ट्रैवल के बारे में बताया गया है। 1360 एंड 1317 के बीच में चौसर का फ्रेंच फ्रीज आता है, एंड 1370 से 1385 के बीच में चौसर का इटालियन फेज आता है। नेक्स्ट 1362 से 1395 के बीच में पियर्स प्लोमैन लिखी गई, एंड 1385 से 1400 के बीच में कैंटरबरी टेल्स लिखी गई थी, एंड 1382 में फर्स्ट कंप्लीट बाइबल इन इंग्लिश को लिखा गया, एंड 1400 में चौसर की डेथ होती है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम रिवाइवल ऑफ लर्निंग देखेंगे, हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स।